नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन है और सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने बताया कि आज तहखाना भी खुल सकता है। रेखा पाठक ने कहा कि हम सर्वेक्षण को लेकर बहुत उत्साहित हैं। सुबह उठना और ड्यूटी पर जाना हमारी दिनचर्या बन गई है। हमारा काम निगरानी करना है। सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और नमाज के वक्त सर्वे का काम रोका जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई ने हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी के हवाले से कहा कि ऐसा लगता है कि गुंबद का सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। तहखाना भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। मलबे को हटाए बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना संभव नहीं है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर दिल्ली सेवा विधेयक पर तीखी बहस के दौरान पब्लिसिटी करने के लिए सदन में नाटकबाजी करने का आरोप लगाया। जगदीप धनखड़ को गुस्सा तब आया जब टीएमसी नेता ने अपने भाषण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 तक सीमित रखने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद चेयरमैन ने ओब्रायन से कहा कि यह आपकी आदत बन गई है, आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बाहर पब्लिसिटी का आनंद लेंगे। आपने सदन को बर्बाद कर दिया है, बैठ जाइए। टीएमसी सांसद से परेशान होकर धनखड़ ने कहा कि क्या आप यह नाटकबाजी करने के लिए हैं? क्या यह आपकी शपथ है? ऐसी चालाकी कभी काम नहीं आती। यहाँ एक सदस्य है जो पर्सनल पब्लिसिटी के लिए यहाँ आया है। मैं इस पर कड़ा संज्ञान लेता हूँ। केंद्र द्वारा संसद के दोनों सदनों में कल सोमवार को दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया गया। वहीं अब आज 8 अगस्त मंगलवार को विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जो कि शाम 7 बजे तक चलेगी। खबरों के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं गुरुवार 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। आपको बता दें कि 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संबोधित करते हुए एक नोटिस दिया था। नोटिस में कहा गया था कि वो और उनके विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जिसकी वो मंजूरी दे दें। इंडिया गठबंधन की ओर से सदन के नियम 198 के तहत मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर कल 9 अगस्त बुधवार को भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा होगी। इस बीच कल बुधवार को ही गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दे सकते हैं। इस दौरान वह मणिपुर के हालात पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके बाद 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे फिर से चर्चा शुरू होगी और शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे और फिर इस प्रस्ताव पर मतदान होगा। हालांकि विपक्ष द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का संसद में पास होना नामुमकिन है, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। लेकिन वही अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर विपक्ष इसे संसद में क्यों लाया। इस पर विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार 7 अगस्त को चेन्नई में 2024 के आम चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव तय करेंगे कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। तमिलनाडु सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की वजह से ही इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वो चुनाव नहीं है जो 5 साल में एक बार आता है। यह चुनाव ये तय करने के लिए है कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। वहीं इससे पहले भी डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है तो कोई भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान को नहीं बचा सकता। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में थी, लेकिन वही पार्टी के एक नेता ने दिल्ली सेवा बिल के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया है। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत शीला दीक्षित के पुत्र और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता संघर्ष और केंद्र के साथ व्यवहार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सेवाओं के नियंत्रण पर कानून तैयार हुआ। विधेयक के राज्यसभा में पास होने के तुरंत बाद संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ विवाद नहीं चल रहा होता तो संसद में ऐसा विधेयक कभी पेश नहीं किया होता।
कांग्रेस नेता ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि एक समय था जब केंद्र और दिल्ली की पिछली सरकारों का दिल्ली में सेवाओं पर पारस्परिक नियंत्रण था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन दुर्भाग्य से जब से 2014 में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली, वह राजनीति करने लगे। वे सत्ता संघर्ष में उलझ गए। ऐसे में केंद्र ने अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने का यह तरीका निकाला है। यही कारण है कि केंद्र इस विधेयक को लेकर आया, अन्यथा दिल्ली में इस तरह के विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने के साथ आम आदमी पार्टी सरकार अब दिल्ली के लोगों के लिए काम करने की बजाय राजनीति का सहारा लेगी। अब मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने शेष कार्यकाल के दौरान शहर के विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि यह काफी संभव है कि वह राजनीति का सहारा लेंगे और सेवाओं पर मसौदा कानून के पारित होने के बाद और ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 7 अगस्त को बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बिल्किस बानो की वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषियों के सिर पर मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने का खून सवार था। आपको बता दें कि पिछले साल बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिल्किस की वकील शोभा गुप्ता ने याचिका पर बहस शुरू करते हुए कहा कि जब बिल्किस गर्भवती थी तो उनके साथ क्रूरता पूर्वक सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके पहले बच्चे को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया था। शोभा गुप्ता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच को बताया कि वह उन सभी को जानती थी, इसलिए गुहार लगाती रही कि वह उनकी बहन की तरह हैं। वे आसपास के इलाके से थे। यह अचानक कोई घटना नहीं थी। मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने के लिए उनके सिर पर खून सवार था और वे इसी इरादे से बिल्किस का पीछा कर रहे थे। उन्होंने नारे लगाए कि ये मुसलमान हैं, इन्हें मार डालो। हाईकोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया था कि उनके द्वारा किया गया अपराध दुर्लभ, असामान्य और सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित था। वकील ने अदालत को बताया कि सजा में छूट के बाद 15 अगस्त 2022 को दोषियों को रिहा कर दिया गया था और बिल्किस को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने जेल से बाहर आते ही जश्न मनाया। दोषियों को दी गई छूट का विरोध करते हुए वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि सीबीआई ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि अपराध इस तरह का है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। वही आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, पी कोन्याक, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और एआईएडीएम के नेता थम्बी दुरई ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है, जिससे राघव चड्ढा की सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सोमवार 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम का जिक्र कर दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। वहीं जब मामला सामने आया तब चेयर की तरफ से हरिवंश ने सांसदों के नाम पढ़े। इस दौरान इन सांसदों ने अपना नाम देने से इनकार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए उस वक्त अपनी टिप्पणी में कहा कि ये फर्जीवाड़ा है। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर यह लेना चाहिए और जिसने फर्जीवाड़ा किया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इन 5 सांसदों का कहना है कि हमने कोई भी मोशन मूव नहीं किया, ना ही साइन किए हैं और साथ ही सदन में इसकी जांच की मांग की। बता दें कि राघव चड्ढा की ओर से सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए प्रस्ताव के समर्थन में जिन 5 सांसदों के नामों को शामिल करने का आरोप लगा है उनमें सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सस्मित पात्रा और नागालैंड की सांसद पी कोन्याक के नाम शामिल हैं। वहीं अब राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। चड्ढा के खिलाफ की गई शिकायत को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा। समिति शिकायत की जांच करेगी। अगर तथ्य सही पाए गए और राघव चड्ढा 5 अन्य सांसदों के नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने के दोषी पाए गए तो उनकी सांसदी को रद्द करने की सिफारिश विशेषाधिकार समिति कर सकती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि चिंता की बात नहीं है, नोटिस आने दो, मैं उसका जवाब दूंगा। सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। हम भले ही इस बिल को संसद में रोकने में सफल ना हुए हों, लेकिन हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ फिर से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।